हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी तरह की टैक्सेबल इनकम, ऑल टाइप्स इनकम, चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो फॉल करेगी 5 हेड्स ऑफ इनकम में। इनकम के 5 हेड्स है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। और इनकम फ्रॉम सैलरी ये पहला हेड है। आज हम इसी पे कुछ बेसिक बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल इनकम जो है कोई भी हो वो फॉल करेगी 5 हेड्स ऑफ इनकम में, या तो सैलरी में, या हाउस प्रॉपर्टी, कोई रेंटल इनकम है आपकी, या कोई प्रॉफिट गेन से बिजनेस या प्रोफेशन का, या कैपिटल गेन की कोई इनकम है, या फिर ऐसी इनकम जो 4 हेड्स में फॉल नहीं करती। लास्ट जो रेगुलेटरी हेड होता है वो होता है अदर सोर्स। तो 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला है सैलरीज हेड। कोई भी ऐसी इनकम जो स्टार्टिंग के 4 हेड्स में फॉल नहीं करती वो आएगी रेगुलेटरी हेड में, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सभी के ऊपर एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स पे। तो ये जो चैप्टर है ये इनकम फ्रॉम सैलरीज है, यानी सैलरी में कौन कौन सी इनकम आएगी। तो किसी तरह की भी टैक्सेबल इनकम हो वो फॉल करेगी 5 हेड्स के अंदर। जो स्टार्टिंग के 4 हेड्स में फॉल नहीं करती तो कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी जो रेगुलेटरी हेड है उसमें फॉल करेगी। टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हर हेड के अंदर कुछ डिडक्शन दी जाती है। मैंने आपको बताया कि टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हर हेड की एक टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी और हर हेड में कुछ डिडक्शंस मिलती है। और जब सभी हेड्स की इनकम, यानी जब 5 हेड्स है, इन सभी हेड्स की इनकम को जोड़ा जाएगा तो वो बनेगी ग्रोस टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्सेबल इनकम हर हेड से कैसे निकाली जाएगी वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम। पहले हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी जो सेक्शन 15 to 17 कवर है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 20 to 27, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम आती है, प्रॉफिट गेन्स आएगा, वो इस हेड में जाएगा, सेक्शन 28 to 44। उसके बाद कैपिटल गेन, यानी कोई कैपिटल एसेट अगर है उसको सेल करते हैं तो कैपिटल गेन होता है, वो सेक्शन 45 to 55 इस हेड में कवर हो जाएगा। और ऐसी कोई इनकम जो इन चारों हेड में फॉल नहीं करती तो ये रेगुलेटरी हेड है, इसमें जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा। सेक्शन 56 to 59 कवर होती है। तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 ये बोलता है, सेक्शन 14 1 + 4 5। सेक्शन 14 बोलता है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, की इनकम के 5 हेड्स है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये 5 हेड्स होते हैं इनकम के। कोई भी टैक्सेबल इनकम, किसी भी टाइप्स की टैक्सेबल इनकम होगी वो इन 5 हेड्स के बाहर जाएगी नहीं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको डिस्कस करूंगा। सैलरीज, कोई भी रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जाता है अपने एम्प्लॉय को, यानी कंसिडरेशंस, उसकी सर्विस के बदले में। कोई भी रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है यानी कंसिडरेशन देता है उसकी सर्विस के बदले, उसको बोलते हैं सैलरीज। इसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू आएगी, यानी कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। कोई भी फैसिलिटी, जैसे कार की फैसिलिटी,
तो उसकी हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो कि टैक्सेबल होती है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि सैलरी जो है वो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होती है। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा दोनों में, उसके बेस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल तो होगी, कॉमन सी बात है, या फिर रिसिप्ट हो गया तो टैक्सेबल होगा। तो ये हो सकता है कि रिसिप्ट ड्यू से पहले हो जाए तो भी टैक्सेबल है, दोनों में से जो पहले होगा उसके बेस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। जनरली पहले ड्यू होती है, उसके बाद रिसीव होती है। तो इस चैप्टर की जो पंचिंग लाइन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एम्प्लॉयर है वो अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है, तो जो भी वो पेमेंट करेगा वो पेमेंट जो है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी पेमेंट करता है तो वो टैक्सेबल होगी सैलरी हेड के अंदर। पेयर और पेई, पेयर होता है पे करने वाला, पेई होता है रिसीव करने वाला, यानी पेयर हो गया एम्प्लॉयर और पेई हो गया एम्प्लॉई। अगर पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। अगर पेयर और पेई के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है तो वो जो पे होगा एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई को वो चार्ज होगा सैलरी हेड के अंदर। अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, मान लो कोई ए नाम का कोई पर्सन है, वो ए XYZ कंपनी और ABC कंपनी इन दोनों में जॉब करता है पार्ट टाइम, तो दोनों एम्प्लॉयर से जो सैलरी मिलेगी ये ए क्या करेगा, XYZ से जो सैलरी मिलेगी प्लस ABC से जो सैलरी मिलेगी, टोटल एग्रीगेट करेगा साल का, प्रीवियस ईयर का। तो एम्प्लॉयर अगर एक से ज्यादा भी हुए तो भी इनकम क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्लब होगी सारे एम्प्लॉयर की, इकट्ठी हो जाएगी। अगर कोई एरियर्स है सैलरी का, मतलब अगर कोई पहले की सैलरी ड्यू हो गई, वो उस टाइम मिल नहीं पाई और आने वाले अगले सालों में मिलती है, तो उसको बोलते हैं एरियर्स ऑफ सैलरी। तो मैंने आपको बताया कि सैलरी ड्यू और रिसीव दोनों में जो जल्दी होगा, यानी जो दोनों में जो अर्लियर होगा उसके बेस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो एरियर्स जो पहले अगर टैक्सेबल हो गया तो फिर तो टैक्स लगेगा नहीं जिस साल में वो रिसीव हुआ है। अगर पहले का एरियर्स आने वाली सालों में मिल रहा है तो अगर पहले टैक्स नहीं लगा तो जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हो रहा है उसमें टैक्स लग जाएगा। अब ये एक वर्ड आ रहा है प्रीवियस ईयर, मैं आपको मोटा मोटा समझा दूं कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम अर्न की जाती है, जिसमें इनकम अर्न की जाती। मान लो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 जो अब ये चल रहा है, इस साल में जो कमाया जाएगा, तो ये जो साल क्या मानी जाएगी, प्रीवियस ईयर। तो जिस साल में इनकम कमाई जाती है, अर्न की जाती है, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जो इससे अगली साल होती है, जिस साल में टैक्स पे किया जाता है, उसको बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर। आगे भी बताऊंगा मैं आपको। तो सैलरी अगर एडवांस में पे होती है
तो वो टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। किसी भी पर्सन को अगर कोई एडवांस सैलरी मिलती है तो जिस साल में वो मिलेगी उसी में उसकी टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगी, उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए। लेकिन दोबारा ये अगेन यानी दोबारा ये इंक्लूड नहीं होगी जब ये ड्यू होगी। कॉमन सी बात है, अगर मार्च 2023 के अंदर एडवांस सैलरी मिल जाती किसी को अप्रैल 2023 की, तो ये जो मार्च 23 में सैलरी मिली है ये 22-23 प्रीवियस ईयर की सैलरी में इंक्लूड हो जाएगी। तो अगेन हालांकि ड्यू हुई नहीं है, ड्यू कब होगी? अप्रैल में, तो अप्रैल से अगला स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। तो 23-24 में ये दोबारा से इनकम में इंक्लूड नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद कोई भी अगर सैलरी मिलता है, बोनस है, कमीशन है, कोई रेम्यूनरेशन है जो ड्यू या रिसीव होता है किसी पार्टनर को उसकी फर्म से, अगर कोई सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन पार्टनर को फर्म से मिलता है तो उसको सैलरी नहीं माना जाता क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सैलरी के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले सैलरीज, किसी तरह का भी रेम्यूनरेशन हो, कोई भी काइंड हो, किसी तरह का सर्वेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, भले ही वेज मिले या सैलरी मिले, वो एक सैलरी के अंडर ही कंसिडर होता है। और भले ही सर्वेंट जो है पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हर तरह का सर्वेंट इसमें कंसिडर होता है। जो रेम्यूनरेशन होगा वो कोई भी किसी टाइप का सर्वेंट हो वो सबका यहाँ पर कवर होता है सैलरी के अंदर, भले उसको वेज मिल रहा है भले ही सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे कवर होता है। वेज मतलब जो लेबर होते हैं उनको वेजेस पे होता है, और जो ऑफिशियल्स होते हैं मतलब जो ऑफिस का काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी और वेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सैलरी इनकम टैक्स एक्ट में, वो उनकी दोनों की ही सैलरी हेड में कवर होता है। उसके बाद बोलते हैं फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। अगर कोई सैलरी या पेंशन रिसीव होता है फॉरेन गवर्नमेंट से तो वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा? सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि सैलरी पेंशन है तो कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेयर और जो पेई है, जो पेयर है और जो पेई है, यानी पेयर देने वाला एम्प्लॉयर, पेई रिसीव करने वाला एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में, पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तभी वो सैलरी माना जाएगा। अब एक मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो ऑफिस होल्ड करते हैं, तो कई बार कंपनी जो है वो डायरेक्टर को एज ए एम्प्लॉय जो है अपॉइंट नहीं करती, वो एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन के बेस पे उनको हायर करती है। तो डायरेक्टर को जो कमीशन मिलेगा कंपनी से वो सैलरी नहीं माना जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। हाँ, अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है कंपनी द्वारा एज ए एम्प्लॉय, अगर वो एज ए एम्प्लॉय है तो फिर वो सैलरी हेड में उसको जो भी मिलेगा इनकम वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो हमें ये देखना है कि पेयर और पेई के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। अगर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उससे मालूम पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है पेयर पेई के बीच में, तो ही उसकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज वो
अदर सोर्स में चली जाएगी। जैसे यहाँ बताया मैंने आपको, अगर कोई डायरेक्टर को कमीशन मिलता है तो वो अदर सोर्स में जाएगा, अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर सैलरी में टैक्सेबल होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉय कोई काम करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए जो सर्विस से कनेक्टेड है, तो जो भी रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा उस काम के लिए वो सैलरी नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई टीचर जो है या कोई प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी के, वो रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं एज ए एग्जामिनर की ड्यूटी देने पे, तो जो भी उनको रेम्यूनरेशन मिलेगा एज ए एग्जामिनर्स वो सैलरी नहीं होगा, क्योंकि जहां वो ड्यूटी दे रहे हैं वो यूनिवर्सिटी और उनके बीच में यानी पेयर पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पर वो सैलरी नहीं माना जाएगा। ये एक जो भी उनको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलता है ड्यूटी देने पे एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर कोई सेलिंग एजेंट्स है तो हम केस देखते हैं कि सेलिंग एजेंट्स भी किस तरह के हैं। अगर कोई सेलिंग एजेंट्स को रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है कोई मिल द्वारा, ये ऐसी मिल जो अपनी इच्छा से देना चाह रही है सेलिंग एजेंट्स को, जो सेलिंग एजेंट्स क्या करते हैं वो रिटेल क्लॉथ शॉप को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, और ये जो शॉप है ये किसकी है, ये मिल की है, और मिल को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से ये रेम्यूनरेशन पे करते हैं सेलिंग एजेंट्स को, तो ये सैलरी माना जाएगा। बट ध्यान रखना है, अगर कोई प्रॉफिट ड्राइव होता है सेलिंग एजेंसी जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की है, यानी उससे जो बिजनेस प्रॉफिट होगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को, वो अगर सेलिंग एजेंसी को कुछ अमाउंट पे करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल नहीं है मिल का उनकी सेलिंग एजेंसी के ऊपर, तो यहाँ पर सैलरी में कंसिडर नहीं होगा जो पेमेंट सेलिंग एजेंसी को की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द्वारा। ये बातें आपको ध्यान रखनी। मोटा मोटी अगर बात मैं कहूँ एक सिंगल लाइन में, आपको ये देखना है कि पेयर और पेई के बीच में रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो सैलरी है, अदरवाइज सैलरी नहीं है, यानी जो इनकम है वो सैलरी हेड में नहीं आएगी। उसके बाद सैलरी का प्रोफेशनल इनकम, तो मैंने आपको बताया ऊपर भी एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर अगर ड्यूटी करता है एग्जामिनर की कहीं बाहर, तो उसको जो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलता है वो सैलरी नहीं होता, वो अदर सोर्स में जाता है। ऐसे ही अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर है यानी कोई वकील है जो किसी केस में इंगेज है, कंपनी ने उसको हायर किया है अपनी एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा कंपनी से वो सैलरी नहीं होगा, वो उसकी एक प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल अर्निंग है, तो वो अदर सोर्स में जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल लॉयर को कंपनी हायर कर लेती है अपने एज ए लीगल एडवाइजर के रूप में, वो कंपनी बोलती है आपको हमारे केस लड़ने हैं, एज आप लीगल एडवाइजर है, स्टैंडिंग काउंसिल का काम करेंगे कंपनी के लिए, तो ऐसे केस में वो कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो भी उनको रेम्यूनरेशन जो इनकम आएगी कंपनी से वो सैलरी हेड में आ जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी हेड में। लेकिन ध्यान ये रखना है वो एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय होगा तो ही सैलरी में जाएगा, अदरवाइज अदर सोर्स में चला जाएगा। अगर पर्टिकुलर केस लड़ रहा है, कंपनी ने हायर किया है पर्टिकुलर केस के लिए, तो फिर जो भी रेम्यूनरेशन जाएगा वो उसका एक प्रोफेशनल फीस होगी, वो सैलरी नहीं माना जाएगा। बट अगर कंपनी उसको हायर कर लेती है परमानेंटली लीगल एडवाइजर के रूप में, तो फिर सैलरी माना जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई रिसिप्ट होती है अदर देन एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से अगर कुछ रिसिप्ट मिलती है, मान लो अगर कोई परक्विजिट यानी अनुलाभ, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या कोई प्रॉफिट मिलता है, कोई रेम्यूनरेशन मिलता है जो कि एम्प्लॉयर के अलावा कोई अदर पर्सन से होता है, तो वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्स के अंदर। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, मैं आपको देखो हर लाइन में ही लाइन निकल के आ रही है
कि पेयर और पेई के बीच में अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो ही सैलरी है, अदरवाइज सैलरी नहीं है। फिर वो अदर इनकम में आ जाएगा या अदर सोर्स में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई परक्विजिट्स, यानी देने वाला कौन है, कोई और है, एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो भी परक्विजिट्स प्रॉफिट जो आएगा, रेम्युनरेशन जो आता है अदर देन एम्प्लॉयर से, वो टैक्सेबल कहाँ होगा, अदर सोर्स में होगा, ना कि सैलरी हेड में। ऐसे ही अगर कोई प्रोफेसर है किसी कॉलेज के, वो अगर यूनिवर्सिटी या बोर्ड में कोई एज ए एग्जामिनर वो काम करते हैं, उनको उनके लिए कुछ रेम्युनरेशन मिलता है, तो ऐसा रेम्युनरेशन जो होगा वो उनकी अदर इनकम होगी। उसके बाद अगर कोई पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय जा चुका है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है, ऐसे केस में अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो वो टैक्सेबल सैलरी हेड के अंदर ही होगी, क्योंकि उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पेमेंट है, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। क्योंकि जो रेम्युनरेशन आ रहा है वो सर्विसेज के बदले दिया जा रहा है, और वो सर्विस इन्होंने पास्ट में दी थी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, अगर उसकी सर्विस खत्म हो गई है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, उसके बाद उस पास्ट की सर्विस के बदले कुछ दे रहा है, तो भी वो सैलरी में कवर होगा। उसके बाद पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय और विडो और लीगल हेड्स, अगर कोई पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को या उसके विडो को या उसके लीगल हेड्स को, तो जो लंप सम अमाउंट होगी, यानी जो इकट्ठी अमाउंट होगी जो पे की जाएगी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को या उसके विडो या लीगल हेड्स को, जो एम्प्लॉय अभी नहीं है, यानी सर्विस या तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, और एक्सपायर अगर वो सर्विस के दौरान भी हुए हैं, तो वो जो भी अमाउंट वो लमसम पे करेंगे उनके विडो को या लीगल हेड्स को, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी लमसम अमाउंट जो है कंपनसेशन जो पे किया जाता है विडो या लीगल हेड्स को, एम्प्लॉय की डेथ, जो एम्प्लॉय सर्विस के दौरान एक्सपायर हो जाता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती इनकम, विडो के हाथ में, लीगल हेड्स के हाथ में। अगर कोई पर्सन या उसका अगर कोई पर्सन रिसीव करता है एक्स ग्रेशिया पेमेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई इंजरी के ऊपर या डेथ हो जाती है किसी फैमिली मेंबर्स की वाइल ऑन ड्यूटी पे, तो वो भी इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, यानी उस अमाउंट पे भी जो उसको मिली है एक्स ग्रेशिया के रूप में, वो भी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। पेंशन जो है वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अगर पेंशन जो है वो पीरियडिकली मिल रही है, हर महीने मिलती है, तो वो टैक्सेबल होती है एक सैलरी के रूप में। लेकिन अगर पेंशन को कम्यूट कराते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, पेंशन पे एक अलग टॉपिक बताऊंगा, पूरा टॉपिक है सेपरेटली, जब इसको मैं बताऊंगा आपको कि पेंशन या तो कम्यूट की जाती है या फिर अनकम्यूट होती है। अगर हर महीने मिलती है रिटायरमेंट के बाद तो पूरा टैक्सेबल होता है, बट कम्प्यूट क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है कुछ पोर्शन। तो एग्जम्प्ट कितना पोर्शन होता है वो हम देखते हैं सेपरेटली, अलग से देखेंगे टॉपिक के अंदर। उसके बाद अगर कोई अपनी सैलरी को कर देता है फोरगो, यानी सैक्रिफाइस कर देता है, तो भले ही उसने सैक्रिफाइस कर दी हो, लेकिन सैलरी तो पहले ड्यू हो चुकी है, तो बाद में भले ही वो सैक्रिफाइस कर दे, उसको फोरगो कर दे, वो सैलरी टैक्सेबल होगी। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी देता है, मतलब एम्प्लॉयर जो सैलरी उसको दे रहा है उस पर जो टैक्स बनता है वो खुद ही बियर कर रहा है, टैक्स बर्डन, उसको बोलते हैं टैक्स फ्री। यहाँ पर जो भी वो सैलरी टैक्स फ्री सैलरी दे रहा है वो एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो टैक्स पे कर रहा है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, और उसकी एम्प्लॉय की वो इनकम बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर जो है उसको अगर कोई
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत कोई डिडक्शन करनी है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो डिडक्शन किस बेस पे करता है। अगर कोई ऑब्लिगेशन है, मान लो अगर कोई बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल अगर उसने बोर्डिंग या लॉजिंग की कोई फैसिलिटी दी है उसको कोई ऑब्लिगेशन की कंडीशन के बेस पे, तो एम्प्लॉयर जब पेमेंट करेगा तो डिडक्शन करेगा बोर्डिंग लॉजिंग की। तो ऐसे केसेस में बताया है कि टैक्स जो चार्जेबल होगा वो ग्रोस सैलरी पे होगा विदाउट डिडक्टिंग द कंपल्सरी डिडक्शन, यानी जो एम्प्लॉयर जो पेमेंट करेगा तो टैक्स जो डिडक्ट करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोस सैलरी करेगा, ना कि नेट सैलरी, क्योंकि ग्रोस सैलरी मतलब बिना डिडक्शंस के, जो कंपल्सरी डिडक्शंस को करनी है उसके बिना। उसके बाद अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी है उसको अगर सैलरी मिलती है तो ये भी चार्जेबल नहीं होती सैलरी हेड के अलावा, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो एम्प्लॉई नहीं होते गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर पेयर और पेई के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, किसका, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, सर्वेंट और मास्टर का। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा जो भी एमपी को सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलती है, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलती है उसकी फर्म से, तो पार्टनर जो है उसको जो सैलरी मिलेगी वो चार्जेबल नहीं होगी सैलरी हेड में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनर होते हैं उनके बीच में एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। तो जो भी पार्टनर्स को फर्म से जो सैलरी मिलेगी वो टैक्सेबल कहाँ होगी, प्रॉफिट गेन्स और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन यानी पीजीबीपी हेड के अंदर। अगर कोई फैमिली में पेंशन मिलती है किसी विडो या लीगल हेड्स को, डिजीज एम्प्लॉई के विडो या लीगल हेड्स को कोई फैमिली पेंशन मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ना कि सैलरी हेड में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड और स्केल पे। ये आपको जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि बेसिक सैलरी अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है इस ग्रेड पे, तो यहाँ पर ये ग्रेड को समझना है आपको। इसका मतलब क्या है कि उसका जब अपॉइंटमेंट होगा तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी, 2200 रुपए मिलेगी। उसके बाद जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो होगा 100 रुपए का, 100 रुपए पर मंथ, यानी 2300 रुपए हो जाएगा। पहले अपॉइंटमेंट 2200 रुपए पे होगा पर मंथ, एक साल की सर्विस होने के बाद उसको इंक्रीमेंट मिलेगा 100 रुपए पर मंथ, यानी अब हो गया 2300। यहाँ पे देखो 100 रुपए है, ये इंक्रीमेंट है, 2300 पर मंथ हो गया। उसके बाद वो एनुअल इंक्रीमेंट उसको 100 रुपए मिलता जाएगा। जब ये 3000 पर मंथ पे पहुंच जाएगी इसकी सैलरी, उसके बाद फिर इसका इंक्रीमेंट होगा 200 रुपए से, तो अब कितना हो जाएगा 3200। उसके बाद जब 5000 पे पहुंचेगा वो, फिर उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट कितने से होगा, 300 रुपए पर मंथ से होगा। तो जब उसका 8000 पे पहुंच जाएगा, 300 रुपए हर साल लग के इंक्रीमेंट, तो 8000 क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट है इस ग्रेड के अंदर। उसके बाद कोई इंक्रीमेंट इसको नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया जब वो अपॉइंट होगा तो 2200 रुपये मिलेगा। उसके बाद ये 100 रुपये बताया उसका इंक्रीमेंट होगा हर साल जब तक 3000 रुपये ना पहुंच जाए उसका बेसिक पे। तो 2200 एक साल की सर्विस खत्म हुई, 100 रुपये हर मंथ उसका यानी उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2300 रुपये हो जाएगी पर मंथ, कॉमन सी बात है। जब उसकी बेसिक सैलरी 3000 पहुंचेगी तो फिर इसका जो इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट, वो 100 रुपये नहीं होगा, 200 रुपये होगा, 3200 हो जाएगा, 3200 पर मंथ। चल अब इसकी सैलरी कितनी आएगी, 3200 पर मंथ आ जाएगी। हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना आएगा, 200। जब ये बेसिक्स उसका 5000 पे पहुंच जाएगा तब उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो आएगा एक साल के बाद वो आएगा 300 रुपये। तो 300 रुपये ये एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब 8000 पे पहुंचेगा, ये इसका हाईएस्ट है, इसके बाद उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको काम आएगा ये ग्रेड पे। तो 8000 पर मंथ इसका लास्ट है जो ये ड्रॉ करेगा, ये मैक्सिमम सैलरी है इसकी, इसको सैलरी ग्रेड बोलते हैं।
ड्यू डेट ऑफ सैलरी, आपको ग्रेड पे के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स की सैलरी ड्यू कब होती है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर उसकी जो सैलरी ड्यू होगी वो नेक्स्ट ऑफ फर्स्ट मंथ होगी, यानी अगले महीने की 1 तारीख को होगी। ऐसे केसेस में जो आप सैलरी काउंट करोगे वो मार्च से फरवरी करोगे, क्योंकि मार्च की ड्यू कब होगी 1 अप्रैल को, और जो साल खत्म होगा यानी फरवरी वाले की ड्यू कब होगी मार्च को। तो कॉमन सी बात है कि सैलरी जो ड्यू हो रही है वो अगले महीने की 1 तारीख को हो रही है, तो मार्च से फरवरी 12 महीने हो गए। ऐसे अगर कोई एम्प्लॉय है बैंक की या नॉन गवर्नमेंट बॉडीज की, यहाँ पर जो सैलरी है उन एम्प्लॉयज की वो ड्यू होती है लास्ट डेट ऑफ द सेम मंथ। तो ऐसे केस में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर पूरे साल की सैलरी कैसे होगी, अप्रैल टू मार्च ले लेंगे 12 महीने की। अगर सेम मंथ में ही ड्यू होती है वो लास्ट डेट तो अप्रैल टू मार्च लेंगे। अगर अगले महीने की 1 तारीख को होती है तो फिर हम मार्च से फेब लेते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी को डिफाइन करा है कि सैलरी में क्या क्या आता है। तो सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, कोई एन्युटी या पेंशन मिलती है वो सैलरी में आएगा। ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी हालांकि मैं इस पे अलग टॉपिक अलग वीडियो बनाऊंगा ग्रेचुटी, इस पे एक स्पेशल जो लेक्चर होगा ग्रेचुटी के ऊपर, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ग्रेचुटी कोई वेजेस, कोई पेंशन, एन्युटी वो सैलरी में आएगा। कोई भी फीस या कमीशन है, कोई परक्विजिट यानी कोई बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, सैलरी जब कोई प्रॉफिट है, कोई एडिशन टू सैलरी है, सैलरी के अलावा कुछ मिलता है या वेजेस। इसके अलावा कोई एडवांस सैलरी मिलती है, लोन नहीं आएगा, एडवांस सैलरी होना चाहिए। कोई पेमेंट रिसीव होती है एम्प्लॉय को इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, यानी लिव इंकेसमेंट बोलते हैं। ऐसी छुट्टी जिसको एम्प्लॉय ने अवेल नहीं किया है, तो जब वो रिटायर होता है तो उसको एनकेस करा लेता है, उसको बोलते हैं लिव इंकेसमेंट। इसके भी ऊपर एक अलग वीडियो होगा, अलग टॉपिक होगा, मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का 12% से ज्यादा तो वो टैक्सेबल होता है, और अगर इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होता है, वो भी एम्प्लॉय की सैलरी माना जाएगा। यूआरपीएफ से कोई अमाउंट ट्रांसफर होती है आरपीएफ के अंदर, तो जितना भी टैक्सेबल पोर्शन होगा, जितना भी ट्रांसफर बैलेंस होगा, जितना टैक्सेबल पोर्शन होगा उसका वो सैलरी में काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे, अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी अदर एम्प्लॉयर द्वारा एक प्रीवियस ईयर के अंदर एम्प्लॉय के अकाउंट पे एक पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत जो सेक्शन 80 सीसीडी में कवर होता है, अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत और सेक्शन 80 सीसीडी में, तो वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, वो सैलरी मानी जाएगी। ऐसे ही अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निवीर कोर्स फंड में इंडिविजुअल जो उनके एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में अगर अग्निवीर कोर्स फंड में कुछ जमा करवाती है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कराती है, तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो उस एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी माना जाएगा। अंडर सेक्शन 80 सीसीएच में आता है अग्निवीर कोर्स फंड्स। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल सैलरी है वो इलस्ट्रेट होगी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे बताया गया है चार्ट के माध्यम से। इसमें बेसिक सैलरी अलाउंस जो आएंगे, परक्विजिट्स आते हैं, प्रॉफिट इन सैलरी आएगी, ग्रोस सैलरी में डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 16 की जो डिडक्शन 3 तरह की होती है, मैं अलग से बताऊंगा आपको। उसके बाद टैक्सेबल सैलरी निकलती है।